नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8 और पहले 25 अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान को सपोर्ट करने पर आज भारत ने तुर्की को संदेश दिया है कि विदेश मंत्रालय ने कहा द्विपक्षीय रिश्ते एक दूसरे की चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता के आधार पर ही बनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले को लेकर फिर से गरजते हुए कहा है कि हमने जो प्रण लिया था वो पूरा किया। तीनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि यह आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। पहले घर में घुसकर मारा था और अब सीधे सीने पर प्रहार किया है। प्रधानमंत्री ने भारत की ताकत को दर्शाते हुए कहा है कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के लिए 26,000 करोड़ रुपए की जन कल्याणकारी परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने आज देश के रेलवे स्टेशन के उद्घाटन किया नोक में। साथ ही प्रधानमंत्री ने बीकानेर बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करणी माता मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी आज वीर भूमि राजस्थान के बीकानेर दौरे पर हैं। किश्तवाड़ में भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ ने भी इलाके को घेरा। अबूजमार्ग क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। सीपीआई माओवादियों के महासचिव नंबाला केशव राव समेत 27 माओवादी हुए ढेर। मुठभेड़ में एक जवान शहीद, सर्च ऑपरेशन जारी। नारायणपुर में कल मुठभेड़ में बड़ा खुलासा। बसवराजू के साथ एक और कुख्यात नक्सली यसना भी मारा गया है। 25 लाख का इनामी था यसन्ना। नारायणपुर में आईडी ब्लास्ट में एक और जवान शहीद हुआ। बीती रात आईडी ब्लास्ट में जवान शहीद। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने दी इस बारे में जानकारी। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को हिसार कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। अब हिसार पुलिस ज्योति से और पूछताछ करेगी। सत्यपाल मलिक के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के आरोप पर उन पर कार्रवाई। दिल्ली में मानसून से पहले जलभराव से निपटने की शुरू हुई तैयारी। पीडब्ल्यूडी और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग मिलकर नालों की सफाई और मरम्मत की करेंगे जांच। रिपोर्ट 28 मई तक देनी होगी। नासिक के जिंदल कंपनी में लगी आग करीब 30 घंटे बाद भी सुलग रही है। 24 दमकल की गाड़ियां आग को बुझाने की लगातार कर रही हैं कोशिश। घटना में लोग हुए हैं घायल। उड़ीसा के बारीपदा में स्थित एक दुकान में लगी आग। दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कर रही हैं कोशिश। लाखों के नुकसान का अनुमान। भरतपुर में नेशनल हाईवे स्थित देहरा और परसर गांव के मोड़ के बीच अनियंत्रित स्लीपर बस से टकराकर सड़क किनारे वो पलट गई। हादसे में दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। अलवर के राजगढ़ में 11 साल के बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है। सूनी हवेली में मिला बच्चे का शव। पुलिस ने टीम गठित कर हत्यारे की तलाश शुरू की। पटना में बाइक सवार बदमाशों ने गोलीबारी कर 3 लोगों को घायल किया। पीड़ितों का अस्पताल में किया जा रहा इलाज। रुद्रपुर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने इंदिरा कॉलोनी में एक घर पर की फायरिंग। 2 राउंड फायरिंग कर फरार हुए बाइक सवार बदमाश। कोटा हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी की शिंगनाथ परेड कराई है। दोनों आरोपी हत्या के बाद से फरार चल रहे थे। असम के बोकाखाट इलाके में भीड़ ने रॉयल बंगाल टाइगर को मार डाला। भीड़ ने टाइगर के शरीर के कई हिस्सों को काट भी दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना और केंद्रीय बलों के वीर जवानों को किया सम्मानित। इस साल 93 सैनिकों को वीरता पुरस्कार से नवाजा गया है।
वित्त वर्ष 24-25 में अडानी समूह का रिकॉर्ड प्रदर्शन बीते साल के मुकाबले 8.2% बढ़ा, 89,806 करोड़ तक पहुंचा इब्ता। आपको बता दें कैश की स्थिति बेहद मजबूत बताई गई। तो न्यूज़ 8 में खबरें विस्तार से। पहलगाम में आतंकी हमले को 1 महीना हो गया है। लोग उस दर्द से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। देश के दूसरे हिस्से के लोग भी उनके साथ पहले दिन से खड़े हैं। एक रिपोर्ट। ये पहलगाम की सड़कें हैं। आमतौर पर इस मौसम में यहाँ सैलानियों का मेला लगा रहता है, लेकिन आजकल ये सूनी है। ज्यादातर दुकानें बंद हैं, टैक्सियां स्टैंड पर खड़ी हुई हैं। 22 अप्रैल को यहाँ से चंद किलोमीटर दूर बैसरन में जो आतंकी हमला हुआ, उसका असर 1 महीने बाद भी देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सैलानी बहुत ही कम आ रहे हैं। हालात सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगेगा। इन्हें सरकार से भी मदद की दरकार है। अटैक के बाद सर जी अभी वैसे के वैसे ही है। अभी कोई टूरिस्ट भी कोई खास नहीं आना शुरू हुआ, कोई इक्का दुक्का कभी कोई आता है, तो बाकी कोई वैसा ही है। अभी पता नहीं गवर्नमेंट क्या इसके बारे में क्या डिसीजन ले रही है क्या नहीं है। जो असर पड़ा है सबसे ज्यादा पहलगाम को पड़ा, लोकल को पड़ा। आप देखें मार्केट पूरा खाली है, यहाँ पे कुछ है नहीं। अभी यहाँ पर कुछ काम ही नहीं है, ना कोई लोकल है ना कोई टूरिस्ट है। गवर्नमेंट को भी अब हमारा भी सोचना चाहिए कि यहाँ पर अब थोड़ा सा रेस्टोर करे, ताकि हमारी जिंदगी भी थोड़ी चल सके। आम लोगों का मानना है कि जल्दी ही बेहतर दिन लौटेंगे और वादियां सैलानियों से फिर गुलजार होंगी। यहाँ के लोगों का हौसला वो सैलानी बढ़ा रहे हैं जो भले ही कम संख्या में हैं, लेकिन यहाँ आ रहे हैं। 1 महीने पहले पहलगाम में हुए हत्याकांड का एक अहम मकसद ये भी था कि खौफ फैलाए। जो पर्यटक कश्मीर आते हैं मुल्क के कई हिस्सों से, उन्हें यहाँ से भगाया जाए और नए कोई पर्यटक यहाँ ना आ जाए। 1 महीने के बाद डर तो है, लेकिन कई लोग नहीं आए जिनकी बुकिंग थी कैंसिल है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ आ रहे हैं और ये मैसेज देने के लिए कि ये मुल्क हमारा है और हमें कोई डरा नहीं सकता है। और आप बॉम्बे से आए हैं? जी बिल्कुल, हम मुंबई से आए हैं और मैं सारे इंडिया वालों को कहूँगी प्लीज़ अपनी कंट्री में आइए, क्योंकि टेररिज्म यही चाहता है कि ये कश्मीर इंडिया से अलग हो, और हम जैसे लोग ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। प्लीज़ आइए यहाँ। लेकिन डर कुछ तो नहीं है, इतना आतंकी कुछ भी डर नहीं है। मैं 4 दिन से यहाँ पर हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने छोटे बच्चे को लेकर आई हूँ, कोई इशू नहीं है। प्लीज़ अपनी कंट्री को सपोर्ट करो। कश्मीर में कुछ इशू नहीं है। कश्मीर इज जन्नत, ये जन्नत है। तो हम टेररिज्म को बीट करना चाहिए यहाँ आके। तो ये जन्नत है, हम तो जन्नत में आएंगे ही। पहलगाम के इन डॉक्टरों को आज भी वो दिन याद है जब आतंकियों ने सैलानियों पर गोलियां बरसाई थी। घायलों को यहाँ इलाज के लिए लाया गया था। हमारी आंखों के सामने जब आया तो दुख तो बहुत था, दुखी भी हम थे, लेकिन साथ में कोशिश ये भी थी कि कोई भी इंजर्ड है जिसकी जान बच सकती है तो हम अपनी जान लगा के उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो दिल को दुखित करने वाली न्यूज़ थी, एट दैट टाइम सभी जो हमारा स्टाफ था वो तो दुखी था ही, बट ये भी कॉन्शियस था कि पेशेंट्स को ट्रीट करना है इस टाइम। जो ही हमने ये सुना तो हमने मतलब अपनी पूरी तैयारी कर ली कि मतलब इनका फर्स्ट एड इनको कैसे देंगे, क्या हो उनका, क्योंकि उसका पता नहीं था कि क्या हुआ। इंसिडेंट हुआ था तो हमने वो पूरा मतलब अपनी तरफ से तैयारी की। वो इट वाज अ डिफरेंट सिचुएशन, इट वाज टोटल कैटास्ट्रोफ, बट स्टिल वी मैनेज्ड, वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट। हम सब थे यहाँ पे और सभी जख्मियों को बचाया। ये सबसे यहाँ पे यूजुअली ऐसे इंजरीज आते नहीं है। जो ही हमने ये न्यूज़ सुनी, इट वाज हॉरिबल न्यूज़ फॉर वी वर शॉक्ड टू हियर द न्यूज़। तो वो इमीडिएटली प्रिपेयर्ड आवरसेल्व्स। हमने बिल्कुल नाइज भी नहीं किया उस वक्त। आपके पास उतनी दवाई थी, इंजेक्शन थे, सर्जिकल इक्विपमेंट था कि जख्मियों का। वी हैव अ स्टोर हियर। Everything was available here. IV fluids, dressings, everything was available. We just mobilized our team and ambulances. हमने कोशिश की कि पहले इंजर्ड रिसीव करे। ये एम्बुलेंस डिप्लॉय की गई, उसमें स्टाफ भी हमारा गया, वहाँ से रेस्क्यू किया। ये सब चीज़ें करके हमने साइड बाय साइड यहाँ तो इंजर्ड पहुँचाए। साथ साथ हमने यहाँ पे अरेंजमेंट की। अंडर कंस्ट्रक्शन जो नई बिल्डिंग है उसमें हमने बेड्स अरेंज किए, क्योंकि डेड बॉडीज़ भी आने लगी फिर।
उन चीज़ों के लिए हमें यहाँ पे भी अरेंजमेंट करना था, साथ साथ वो सब चीज़ें करनी। The moment we received this news, within a span of 15 to 20 minutes, क्योंकि यहाँ SDRF भी थी उस वक्त, we made a big ward with 28 beds हमने इंस्टॉल इमीडिएटली किए, क्योंकि हमारे पास ये यात्रा का सारा इक्विपमेंट जो रहता है स्टोर में रहता है, और इससे हमने इमीडिएटली वो बेड्स उठा के यहाँ लगा दिए। ये तस्वीरें जम्मू से आई हैं, जहां बच्चों ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। आज पूरा 1 महीना हो चुका है उस पहलगाम अटैक को हुए, और उसी चीज़ को श्रद्धांजलि देने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए, जितने भी सिविलियंस की डेथ हुई थी उसमें, उन सबको ट्रिब्यूट देने के लिए आज हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया था ये प्रोग्राम। आज हमारे स्कूल में श्रद्धांजलि दी गई है उन विक्टिम्स को जो पहलगाम में जो अटैक हुआ पाकिस्तान द्वारा जो किया गया था। ये बहुत ही एक कार्यपूर्ता हरकत थी उनके द्वारा जो की गई थी, उसमें हमारे कितने ही बेकसूर सिटीजन मारे गए। तो आज उनको एक पूरा महीना हुआ, उस चीज़ को देखते हुए हमने आज यहाँ अपने स्कूल में अपने बच्चों, अपने टीचर्स के द्वारा उन सबको एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। नजीर मसूदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की सुरक्षा पर फिर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में उनके अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश में एक लड़का पकड़ा गया था, और आज ही सुबह एक महिला ने सलमान की बिल्डिंग में जबरदस्ती एंट्री की कोशिश की। सलमान खान के इस गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश करता एक शख्स पकड़ा गया है। ये मामला 20 मई की शाम 7:15 बजे के आसपास का है। सलमान के घर तैनात मुंबई पुलिस के जवानों ने उसे पकड़ लिया। सलमान खान को जो भी आज तक धमकियां आई है, उन्होंने जो भी प्रोटेक्शन की मांग की थी, उनके जो भी ज़रूरती प्रोटेक्शन वो दिया गया है। मेरे ख्याल से उनके लाइफ को कोई भी थ्रेट नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान की सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी ने बांद्रा पुलिस को बताया, 20 मई की सुबह एक व्यक्ति गैलेक्सी बिल्डिंग के आसपास घूमता देखा गया। पुलिस ने उसे वहां से चले जाने को कहा। उस व्यक्ति ने अपना फोन पटक कर तोड़ दिया और चला गया। शाम 7:15 पर वही व्यक्ति अपार्टमेंट के मेन गेट पर आया, किसी की कार से सट के गेट के अंदर दाखिल हो गया। उसके बाद उसे फौरन हिरासत में लेकर बांद्रा पुलिस के हवाले कर दिया गया। पकड़े गए व्यक्ति का नाम जितेंद्र कुमार हरदयाल है। वो 23 साल का है, छत्तीसगढ़ का बताया जा रहा है। उसका कहना है वह सलमान खान से मिलना चाहता था। वैसे गुरुवार सुबह एक महिला इस इमारत में अवैध एंट्री की कोशिश कर रही थी। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। बीते कुछ दिनों में ये दूसरी घटना है जब बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के बिल्डिंग में अज्ञात व्यक्ति ने घुसने की कोशिश की हो। वहीं दोनों सलमान खान से मिलने की चाह रख रहे थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ये सलमान खान के फैंस थे या इसके पीछे कहानी कुछ और है। मुंबई से कैमरामैन सचिन के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां शिक्षकों की भर्ती को लेकर विवाद हो गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसे लेकर राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं। पूरा मामला क्या है, देखते हैं एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में हजारों अभ्यर्थी टीचर भर्ती का इंतजार कर रहे थे। उनकी उम्मीद जगी जब राज्य सरकार के आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक रिपोर्ट साझा की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 1,93,862 पदों पर भर्तियां होनी थी। ये पोस्ट @UPGOVT हैंडल से किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद ही इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। इस बीच कई जगह ये खबर छप चुकी थी। नौकरी का पोस्ट आने और डिलीट होने के बाद से यूपी की राजनीति में घमासान मचा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट एक्स पर साझा किया, जिसे उन्होंने 2027 के चुनाव में बीजेपी की हार का राजनीतिक गणित बताया है। इससे पहले अखिलेश ने एक पोस्ट में लिखा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नौकरियों के बारे में की गई पोस्ट डिलीट कर दी गई है, वैसे ही नौकरियां भी उत्तर प्रदेश से डिलीट कर दी गई हैं। लगभग 2 दिन के लिए तो पोस्ट करके रखते, नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं।
यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्वीट डिलीट करके 2 लाख शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर दी। तड़के सुबह सरकार की ओर से इस सूचना को ट्वीट किया गया और दोपहर होते होते ट्वीट गायब। इस मुद्दे पर बीजेपी का कहना है कि राज्य में राष्ट्रीय मानकों के अनुसार शिक्षक हैं। विधानसभा के सत्र के दौरान ये सवाल पूछा गया था तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने आंकड़ों के साथ बताया था कि आज उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर भी और माध्यमिक स्तर पर भी शिक्षक और जो छात्र का अनुपात है वो देश के अनुपात के बिल्कुल अनुकूल है। जहां प्राथमिक आधार पर 22 छात्रों पर 1 शिक्षक है, वहीं माध्यमिक स्तर पर 28 छात्र छात्राओं के ऊपर 1 शिक्षक काम कर रहा है। तो वो पूरे शिक्षक की जो स्थिति है वो पर्याप्त है और अभी फिलहाल कोई रिक्ति नहीं है और उसके रिक्ति की नहीं है, इसलिए नौकरी की प्रक्रिया नहीं है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा शिक्षक बनने की तैयारी करते हैं। भर्ती का पोस्ट आने के बाद हजारों युवाओं की उम्मीद जगी होगी, लेकिन पोस्ट डिलीट हो गया और इस पर राजनीति शुरू हो गई है। पंकज झा, एनडीटीवी इंडिया। तो ये रही खबरें जिनका सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। तो जाते जाते आपको बता दूं कि एनडीटीवी के साथ सफ़र यहीं तक तय था। 2003 में शुरू हुए सफ़र में बहुत सीखने को मिला है। टीवी के दिग्गजों के साथ काम करने का अवसर मिला है। हालांकि टेलीविज़न में काम 1991 में शुरू किया, करीब 35 वर्ष हो चले हैं इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए। जो आप लोगों से अपार स्नेह मिला है, उससे हौसला मिलता रहा है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। ये संभव नहीं होता अगर आपका साथ नहीं होता। एनडीटीवी ने मुझे वो मंच दिया जहाँ से हमने पत्रकारिता के नए मानक गढ़े हैं। ये सब बहुत मूल्यवान है, इस सब ने मुझे बनाया है। ये मेरा आखिरी बुलेटिन है। अब आप मुझे आगे यहाँ नहीं देखेंगे, तो आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे साथ इतना ही। एनडीटीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार, मैं हूँ नदी कुलपति। आरक्षण पर विशेष में आपका स्वागत है। शीला जी, 10 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, कैसा लग रहा है? चुनाव अभी बस सर पर है। हाजिर अपने कार्यक्रम युवा सांसद में शीर्ष नेता हैं। पटना भी इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, जो लकड़ी के टॉयज दुनिया भर में मशहूर है। गुड़गांव आपको बता दें, एक ऐसा शहर था, दिल्ली के बाद लोग यहाँ पर आकर बसना चाहते थे, एक आशियाना बनाना चाहते थे। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ मौजूद हैं जो कि पुराने कपड़े बेचती हैं। मुन्ना भाई अब उनके साथ है। जी हाँ, बात कर रहे हैं मुन्ना भाई की। Any message for the young girls? I just want to thank everybody and just say that I love you guys. बरखा बहार यानी रंगों की बौछार, फागुन के दिन आ गए हैं। हम दिल्ली के लोग एक बेजान नदी के आसपास जी रहे हैं। महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर बेरोजगारी चर्चा में है ही नहीं। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी की तरफ से कि आपने हमें समय दिया। It is a privilege to be here. अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं है। धाकड़ बेटी की एक और कड़ी के साथ हम हाजिर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। नमस्कार।